वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। दोस्तों, आप लोगों को सवाल बाज करवाऊंगा। जो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट हुआ था उसके जितने सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करवा रहे हैं। आज आरसीसी का पेपर था, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ से सॉल्व करते हैं। आरसीसी का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व कराएंगे हम। आरसीसी का पेपर मॉक टेस्ट था हमारे वहाँ हुआ था प्रीवियस संडे में, उसका सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चलता है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें यहाँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या कि मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है कंक्रीट का वो क्या देता है हमें। ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए तो होता क्या है, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट स्ट्रेंथ या फिर बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वही चीज़ है। उसी को बस बताना कि होता क्या है। देखिए हम एक चीज़ आप लोगों को बताया है, एफ बोलते हैं, एफ बोलते हैं 0.7 रूट में एफ के। तो ये हमें क्या देता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ये कंक्रीट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा बेटा, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ठीक। यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है। ये क्वेश्चन इसका ये हो गया, यहाँ इसको देख के कर सकते हैं कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है अंडर बेंडिंग में कंक्रीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड, क्या आ गया, ठीक स्टैंडर्ड क्यूब ऑफ कंक्रीट मिक्स टेस्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज ऑब्जर्व टू बी 36 MPa। मेन याद करना है यहाँ पे ये चीज़ क्या दिया है, ठीक। और उसके बाद हमसे पूछा क्या है, फार्मूला प्रोवाइड IS फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पूछा हुआ है। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जब भी पूछे, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पूछे, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ पूछे, रप्चर स्ट्रेंथ पूछे, सब एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो देखिए हमारे पास होता क्या है, फार्मूला है हमारे पास कि FCR इक्वल टू 0.7 रूट में FC। अब बेटा FC कैसे पहचाने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है इसका स्ट्रेंथ, ये है हो गया आपका FC, यानी FC इक्वल टू कितना दिया है 36 MPa, या फिर इसको बोल सकते हैं 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फार्मूला में यहाँ पे पुटअप करेंगे 0.7 रूट में 36, ये वैल्यू आ जाएगा मेरा 4.2 MPa। अब ये जो ऑप्शन दिया है सब MPa में दिया है, यहाँ पे बोला है कि MPa में है, GPa में देता है या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर देता है या फिर MPa देता है। बात है कि था GPa देता है तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है हमें। तो बेटा यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 4.2। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2016 में पूछा हुआ था, जेई में 2016 में जेई में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। देखिए यहाँ पे दिया है FCK की वैल्यू दे दिया है, बोला है ना कंक्रीट स्ट्रेंथ 25 MPa, यानी कि यहाँ पे हमें FCK दे दिया 25 MPa, ठीक है। अब पूछ करा गया अप्रॉक्सीमेट इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा हुआ है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला। देखिए बेटा आपको फार्मूला पता है कि FCK इक्वल टू होता है EC इक्वल टू होता है आपका 5000 रूट में FCK, 5000 रूट में FCK। वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा हमारा। देखिए 5000 रूट में 25 दिया हुआ है इसका FCK, यहाँ पे दिया हुआ 25 FCK दिया है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना 25,000 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। MPa में ऑप्शन दिया हुआ है तो MPa ही इसका लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। यहाँ पे ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, सी। देख लेंगे यहाँ पे फार्मूला आपके पास ये है 5000 रूट में FCK। अब ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट। M15 का पूछा है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? पहली बात, जब कभी भी ग्रेड दे कंक्रीट का, ग्रेड के साथ ही जो वैल्यू लगा होता है, जो डिजिट होता है, वही हमारा हो जाता है क्या? वही हमारा हो जाता है FCK। जैसे ये M क्या है? ये आपका M मिक्स है, मिक्स रेशियो होता है ये। और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको FCK से रिप्रेजेंट करते हैं। तो FCK इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन। हाँ, दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है। अगर यहाँ पे पूछता है यहाँ पर अगर पूछता है कि M15 है, इसका हमें परमिसिबल स्ट्रेंथ बताइए। परमिसिबल स्ट्रेंथ अगर पूछता है तब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर पूछा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, तो सीधे सीधे आंसर क्वेश्चन में ही आंसर रहता है ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। MPM पूछा था 15 MPa हो जाएगा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस पूछ दिया होता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना पड़ता है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी देखेंगे, क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर कर देंगे, नहीं बाद में बताते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे परमिसिबल स्ट्रेस पूछा तो होता है FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब डिपेंड करता है कि बेंडिंग में पूछ रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए पूछ रहा है परमिसिबल स्ट्रेस। अभी RCC की जहाँ कहीं भी बात करेंगे तो बेंडिंग की बात करता है। तो बेंडिंग के केस में, WSM के केस में, बेंडिंग में जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो होता है 3। तो यहाँ क्या करते हैं, मैं FCK अपॉन 3 कर देता अगर पूछा होता परमिसिबल स्ट्रेस तब। लेकिन यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो डायरेक्ट M के साइड पे जो वैल्यू लिखा रहता है वही आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये ध्यान देंगे, ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। देखिए एक दिया है 15 न्यूटन पर mm सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब अचानक से आपको याद है कि उसके बगल वाली वैल्यू ही होगा, जो डिजिट दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो 15 दो जगह आपको दिख जाएगा, वही 150 है, तो इसको तो आप निगलेक्ट ही करोगे। अब दिक्कत आएगी इन दोनों में। तो अब इन दोनों में आप ऑप्शन में आ गए, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। तो देखिए यूनिट तो सेम है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो ये वैल्यू चेंज हो जाता, फिर उसमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। और ये वाला फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए वाला। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर है, इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, फिर आप लोग प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात, ये पुराना कोड से पूछ दिया क्वेश्चन। पुराना कोड हमारा क्या होता था? जो हमारा पुराना कोड होता था वो होता था कि FCK इक्वल टू, सॉरी FCK नहीं, EC इक्वल टू, EC पूछा है, EC इक्वल टू होता है 5700 रूट में FCK। अब इसकी यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है न्यूटन, यूनिट होता है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, MPa, GPa, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे भी यूनिट दे सकता है, बस आपको ध्यान रखना कि यूनिट का। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो पुराना कोड था RCC का, उसके अकॉर्डिंग आपका EC का वैल्यू इतना होता है, नए वाले के अकॉर्डिंग 5000 होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा है क्या कि इसका यूनिट, ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है क्या नहीं है। अब देखिए जो EC है, यहाँ पे अगर देखें तो EC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ FCK है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ FCK। तो ऑप्शन इसमें से देखेंगे कौन सा सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर पूछा हुआ है कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड ऑन, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है कंक्रीट में वो किस पे डिपेंड करता है?
पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि कौन सा सही हो सकता है। हमें पहले वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूछा परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड अपॉन, शियर स्ट्रेस पूछा है, किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली, परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव ओनली, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन। यही ऑप्शन सही है। देखिए क्या होता है, जो सी निकालते हैं, सी तो एक होता है टाउ सी मैक्स, ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। एलएसएम के लिए अलग होता है, डब्ल्यूएसएम के लिए अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक तरफ ग्रेड दे देता है, नीचे आपका टाउ सी मैक्स की वैल्यू दे देता है, और इस तरीके से आपको दे देता है कि M20 हुआ, M15 हुआ, M20 हुआ, तो इसके लिए कितना कितना वैल्यू होता है। इसके लिए अगर 1.6, इसके लिए 1.8, इस तरीके से वैल्यू होता है। तो वो पहला तो कंक्रीट के ऊपर डिपेंड होगा। एक होता है टाउ सी, टाउ सी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट मीन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रायल मिक्स कंक्रीट। इसमें से कौन सा फार्मूला सही है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए कौन सा फार्मूला सही है, ये चीज़ हमें देखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी तक थे कि जो अगर हमें फार्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर है, हम आंसर ठीक मारेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा सही हो सकता है? ये जो डी दिया है ना, यहाँ पे डी का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको ज़्यादातर बुक में लिखा रहता है कैसे? इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सेम टू सेम लग रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका, ए वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी का वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। या फिर वैल्यू अगर दिया हुआ है कुछ, तो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कोड हम यूज करते हैं प्लेन कंक्रीट के लिए या फिर आरसीसी के लिए, कौन सा यूज करते हैं? तो बेटा आप लोग पहले से जानते हो, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, यही होता है IS 456। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वही क्वेश्चन है फिर से क्या? हाँ वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 एस्टिमेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछे, वैल्यू सेम आने वाली है, एक ही बात है। या फिर रप्चर स्ट्रेंथ बोले, या फिर बोल दे कि वो आपका क्या है कि स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ पूछ दे। देखिए FCK की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे आपको 25 MPa, 25 MPa। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लगाना है FCR का फार्मूला होता है 0.7 रूट में FCK। तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 रूट में FCK की वैल्यू कितना? 25। ये वैल्यू कितना आएगा? 3.5 MPa, 3.5 MPa। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? 3.5 MPa है। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? देखिए ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट लगाना छोड़ दिया, भूल गया है। ठीक है, पॉइंट लगाना भूल गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है? देखिए ये कितना है? 3.5 MPa आया है। ठीक, अब इसे MPa का मतलब, या फिर इसको लिख सकता हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इस आंसर जो दिया है kg सेंटीमीटर, kg स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। अब देखिए न्यूटन से अगर kg में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन से अगर kg में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 1 kg बराबर होता है 10 न्यूटन के, 1 kg बराबर होता है 10 न्यूटन के। तो ऑप्शन को अगर करेक्ट करने की कोशिश करें तो अभी अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 350 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
350 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको फिर से सेंटीमीटर जो है इसको mm में कन्वर्ट करूँ तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm के, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें थोड़ी चेंजेस थे तो इसको चेंज कर लेंगे, थोड़ी सा ऑप्शन में पॉइंट में गलती है, आपको वहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इतना, यानी कि M20 के लिए आपको सिग्मा C का वैल्यू दे रखा है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है वैल्यू। अब इसको क्या पूछा है आपको, मॉडुलर रेशियो पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछा है, मॉडुलर रेशियो, ठीक है, मापांक पूछा हुआ है। तो मॉडुलर रेशियो के IS 456 के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फार्मूला दिया है m इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC या C बोल दे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 280/3 × 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका आएगा 13.33 आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कोई सही है क्या, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एज पर IS 456/2000 एक्चुअल मेजर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E मे बी फ्रॉम E इक्वल टू 5000 रूट में फाइंड के 5.5 FC के यूजुअली नोटेशन। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि चेंजेज कितना हो सकता है प्लस माइनस में। ये जो आंसर दिया है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, प्लस माइनस सबके में प्लस माइनस लगा रहना चाहिए था, प्लस माइनस, यानी इसको अगर बोलूँ तो ये 20 ± 20%, तो यही वाला ऑप्शन सही है कि प्लस माइनस अगर 20% चेंज होता है तो उतना एक्सेप्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन यही आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड, कि IS 456 के लिए नॉमिनल मिक्स के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो कितना तक मैक्सिमम यूज करते हैं, वो होता है आपका M20 तक यूज करते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। M20 से जैसे ऊपर चलते हैं वो डिजाइन मिक्स हो जाता है, जैसे M25 हो जाए तो वो सब क्या हो जाएगा, डिजाइन मिक्स माना जाएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्रीप ऑफ मटेरियल इज, अब क्रीप का पहले देखिए डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्रीप का डेफिनेशन होता है क्या है। देखिए क्रीप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है हमारे पास इस तरीके से और इधर कहीं साइड में फिक्स कर दिया हमने, ठीक। अब क्या है, इस पे लोडिंग लगे या ना लगे, या फिर जो लोडिंग लगा है वो कांस्टेंट है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, एज के साथ इसमें इलांगेशन होने लगेगा, जिसको बोलते हैं क्रीप लेंथ, ठीक, या फिर क्रीप स्ट्रेन बोलते हैं। तो यानी सेल्फ इसमें इलांगेशन हो लगता है बिना कोई लोड लगाए, या फिर अलग से एक्सटर्नल लोड बिना लगाए, एज के साथ ऑटोमेटिक इसमें चेंजेज होने लगते हैं इसके शेप और साइज में, या फिर बोले इलांगेशन होने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रीप। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डिसअपेरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ लोड गलत हो गया, टू बिकम ब्रिटल गलत हो गया, टू बिकम डक्टाइल गलत हो गया। तो ऑप्शन लास्ट बच रहा है, उसको देख लेते हैं सही है या नहीं सही है। कंटिन्यू डिफॉर्म विद द टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया, कि कंटिन्यू जो डिफॉर्मेशन होता रहेगा एज के साथ यानी टाइम के साथ, और कांस्टेंट लोडिंग पे, जो लोड हमने लगाया हुआ था एक बार लगा दिया और दोबारा उसके ऊपर लोड नहीं लगा रहा हूँ, उसको छोड़ दिया ऐसे ही। जैसे हमारा बीम होता है, अब बीम जो होता है हमें देखने पे तो नहीं पता चलता, माइनर चेंजेज आते हैं तो, लेकिन उसमें लगातार क्रीप की वजह से लेंथ में चेंजेज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलर रेशियो डिनोटेड बाय, मॉडुलर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ डिनोटेड बाय मतलब पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या होता है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया सॉल्व, वहाँ से आप देख सकते हो m की वैल्यू कितनी होती है, 280/3 सिग्मा CBC,
कितना होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है उसको देख लेंगे। हाँ, ये ऑप्शन सही है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देखिए, यहाँ 280/5 सिग्मा CBC दिया है और 2800 दे दिया है, ये 300 दे दिया। तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा आपका सही होगा? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है IS 456 अनुशंसा करता है, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में देखते हैं। IS 456 रिकमेंडेड, IS 456 जो होता है किसको रिकमेंड करता है? जो डिजाइन मेथड होता है, डिजाइन मेथड में कौन कौन से मेथड को IS 456 रिकमेंड करता है? अब अगर आप लोगों ने कोड पढ़ा होगा, RCC कोड पढ़ा होगा, RCC कोड कौन सा है? IS 456 2000 या फिर रिवाइज्ड वाला पढ़ा होगा, तो उसमें केवल वर्किंग स्ट्रेस मेथड और LSM के लिए वैल्यू देता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और LSM का ही जिक्र करता है, बाकी कुछ किसका जिक्र नहीं करता है? अल्टीमेट लोड मेथड का जिक्र नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? वर्किंग स्ट्रेस मेथड सही है, लिमिट स्ट्रेस मेथड सही है। अब एक बार और लास्ट वाला भी देखता है कि ए और बी तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे दिया है A एंड C दोनों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज टू रेनफोर्समेंट। हाँ, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछा है, रेनफोर्समेंट में कितना यूज होता है। यहाँ पे देखिए साइड में दिया है, RRB JEE 2015 में पूछा हुआ है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है RCC के लिए। तो आप लोगों सबसे पहले RCC पढ़ना जब स्टार्ट करते हो, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि RCC में मिनिमम ग्रेड कितना यूज किया जाता है। तो वो होता है M20, आप लोग पहले से जानते हो। तो ये M20 इसमें ऑप्शन सही होगा, यानी C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन क्या हुआ? मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन क्या हुआ? जैसे जनरली हमारा घर बना होता है जो किसी नदी के किनारे ना हो या फिर किसी समुद्र के किनारे ना हो, और ऐसी भी जगह ना हो जहाँ पे बहुत सारा बारिश हो रहा हो। तो वहाँ पे कैसा कंडीशन है? जैसे बारिश तो हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन ऐसे एसिड वाले एरिया की जगह ना हो, या फिर कंटिन्यू जहाँ पे पानी आ रहा है जा रहा है वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पे नॉमिनल कवर जो होता है कितना लेते हैं? 30। ठीक है। अब जैसे होता क्या है, माइल्ड होता है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। अगर एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट, ये कितने से स्टार्ट होता है? M20 से स्टार्ट करते हैं, 25, 35, 30। अब यहाँ पे ये कवर जो होता है इसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, याद करने का तरीका देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है, यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछे या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछे, इसका मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है? FCR का। होता कितना है? 0.7 रूट में FCK, 0.7 रूट में FCK होता है। या रप्चर स्ट्रेंथ पूछे तब भी यही होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हो कौन सा सही है। 0.2 FCK, 0.1 FCK और 0.7 FCK 0। हाँ, यहाँ पे थोड़ी चेंजेस है, ये रूट में रहेगा। 0.7 रूट में FCK। क्लियर बेटा? 0.7 रूट में FCK। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? C। नेक्स्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर टेंशन फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इज टेंस HYSD। हाँ, पूछ रहा है HYSD जो होता है ग्रेड हमारा स्टील का जो ग्रेड होता है, मिनिमम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं? स्टील ग्रेड। लिमिटिंग वैल्यू में परमिसिबल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये आप लोग जानते हो जो HYSD बार होता है, मिनिमम ग्रेड उसकी कितना होती है? 415 होता है। फिर उससे बड़ा कौन सा होता है? FE 500 होता है। उससे बड़ा कौन सा होता है? FE 550 होता है। तो मिनिमम कौन सा है? FE 415। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई स्टील रिकमेंडेड यूज एज ए गुड रेनफोर्समेंट मटेरियल। स्टील को ही क्यों यूज करते हैं पूछा हुआ है DFCCIL 2016 में
कि आरसीसी में स्टील को क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो यही होता है, जब कोई आरसीसी आप पढ़ोगे या फिर कोई पढ़ा रहा होगा या फिर बुक में ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्यों यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीसी में जो स्टील यूज किया जाता है, पहले तो उसका थर्मल एक्सपेंशन स्टील का और कंक्रीट का दोनों का बराबर होता है। उसके साथ साथ जो स्टील होता है लोकली अवेलेबल होता है, प्लस बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। ये डक्टाइल होने से वजह से हमें फ़ायदा ये होता है, फेल होने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि डिफ्लेक्शन उसमें होएगा, डिफॉर्मेशन होएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा स्ट्रक्चर फेल होने वाला, अचानक से नहीं टूटेगा और उसमें डक्टाइल फेलियर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इट इज चीपली अवेलेबल इन बल्क, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू कंक्रीट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये गलत हो गया। डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती है क्वेश्चन में कि यहाँ ये क्वेश्चन ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया हुआ था कि ओनली ए सही है, बी सही है, सी वाला दिया है कि ए बी और सी सही है, डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से कुछ ऑप्शन रहा होगा। तो इसमें कौन कौन सा सही है आपका? ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी 3 ऑप्शन इसमें से सही है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के बाद आंसर था, यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील अंडर स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, जो रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता है, उसमें जो स्टील होता है किस कंडीशन कैसा लिया जाता है, कैसा स्टील होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए डिफॉर्मेबल बार लेते हैं, सही है। डिफॉर्म बार लेते हैं, सही है। कोल्ड ट्विस्टेड बार लेते हैं, सही है। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील लेते हैं, सही है। यानी इनमें से सारा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए जब कभी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा स्टील लेते हैं, उसी को पूछा हुआ कि किस टाइप का स्टील को यूज करते हैं। देखिए डिफॉर्म बार जो होता है इस तरीके से होता है, बाहर इस तरीके से हुआ, इसमें रिब बना रहता है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रिब। एक होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार, कोल्ड ट्विस्टेड मतलब कि वही सेम ऐसे ही रहेगा। माइल्ड स्टील क्या होता है? प्लेन बार होता है, उसमें कोई भी लाइन खींचा नहीं रहता है या फिर कोई भी रिब नहीं बना होता ग्रिप बनने के लिए, और इसमें क्या होता है ग्रिप अच्छा बन जाता है। तो इसमें सब ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जीपीए में पूछा हुआ है, ऑफ ए कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एमपीए में दिया हुआ है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा हुआ है, ईसी का वैल्यू पूछा हुआ है, तो वो कितना आएगा वो चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए ईसी इक्वल टू क्या होता है? 5000 रूट में एफ सी के होता है, ये तो आप पहले से जानते हो। वैल्यू पुट करो इसमें तो जरा 5000। ध्यान रखना कि जो एफ सी के की वैल्यू है किस में दिया है? एमपीए में दिया है, तो वो आंसर जो आएगा किस में आएगा? एमपीए में आएगा। लेकिन जो पूछा हुआ है आंसर किस में पूछा है? जीपीए में पूछा है, तो ये आंसर इसी इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका? 25,000 एमपीए। अब जब एमपीए से जीपीए में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर एमपीए से जीपीए में चेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 10⁻³ जीपीए। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कि ईसी इक्वल टू हो गया 25 जीपीए। ठीक, 25 जीपीए, ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर 25 जीपीए। इसमें से देखेंगे कौन सा सही है, तो बी वाला सही है। आंसर कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली टू बी टेकन एज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, जब कभी पार्शियल बोल दे तो आप समझ लेना कि लिमिट स्टेट से पूछा है, और केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो डब्ल्यूएस हम समझ सकते हैं। यहाँ पे लिमिट स्टेट का पूछा है कि कौन कौन सा सही है। तो देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के लिए जो होता है कितना होता है? कंक्रीट के लिए हो जाता है 1.5। स्टील के लिए कितना होता है? स्टील के लिए होता है 1.15। ठीक, अब इससे ऑप्शन आप मैच करा लो, बस इतना ध्यान रखना कहीं ये उल्टा ना हो जाए। इसको क्वेश्चन से फिर से पढ़ लेना आप लोग। क्या पूछा है? पहले कंक्रीट का पूछा है, फिर स्टील का पूछा है, तो कंक्रीट का ऑप्शन कैसा होना चाहिए? 1.5
कामा 1.15, ये इस तरीके से ऑप्शन होना चाहिए, न कि इस तरीके से कि 1.15 कामा 1.5। इसको भी विशेष करके ध्यान देना आप लोग, आंसर आता हुआ भी आप गलत करके आ जाएंगे अगर उसको नहीं पढ़ा ध्यान से कि पहले किसका पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा सही है। हाँ, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। राजस्थान वाले में पूछा, राजस्थान जेई में पूछा हुआ है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। कह रहा है कि किसकी डक्टिलिटी निम्न में से मैक्सिमम होती है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जिसकी कार्बन परसेंटेज जितना कम होगा उसकी डक्टिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज जो कंटेंट होता है कि कितना कम लेगा उतना ही ज़्यादा डक्टिलिटी उसकी होएगी। तो इसमें हम देखेंगे किसका कार्बन परसेंटेज सबसे कम है। तो यहाँ पे जो होता है ना, माइल्ड स्टील का जो कार्बन परसेंटेज होता है वो अभी तक तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इन सबसे कम होता है इसमें। ठीक, पिग आयरन कास्ट आयरन में ज़्यादा होता है। सबसे कम जो परसेंटेज आप कार्बन होगा वो होगा रॉड आयरन जो होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सी वाले का होगा, रॉड आयरन का होगा, उसमें डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होएगी। उसके बाद किस में होगा, माइल्ड स्टील में, उसके बाद किस में होगा, कास्ट आयरन में, उसके बाद पिग आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट द लोड विच हैज प्रोबेबली नॉट टू बी एक्सीड। देखिए इसमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है या फिर बोले अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है। तो एक चीज़ बेटा, जब आरसीसी का मैंने अभी लेक्चर लिया भी था तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही बताया था कि क्या होता है। उसमें मैंने बताया था जो एफसीके होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, वो 95% तक रिजल्ट जो होना चाहिए वो पास हो जाना चाहिए। 95 या उससे ज़्यादा जो रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पास हो जाना चाहिए। 5% या इससे कम रिजल्ट जो होना चाहिए वो फेल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट है, हमें इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है। हमने क्या किया, क्यूब बनाया, फिर फील्ड से उठा के लेके आया। अब चलिए आपको इजीली समझाने के लिए बोल दूँ, 100 नंबर आप क्यूब हमने ले बनाया, 100 नंबर आप क्यूब बनाया। अब 100 नंबर आप क्यूब बनाया, 28 दिन तक इसकी तराई करी, मतलब क्यूरिंग करा 28 डेज तक। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने जा रहे हैं सीटीएम मशीन में, सीटीएम में। तो जो स्ट्रेंथ आना चाहिए 95 सैंपल ऐसे होने चाहिए, कम से कम 95 सैंपल ऐसे होने चाहिए जिसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और फेल कितना होना चाहिए, 5 हो जाए या 5 से कम हो जाए, एक तब भी बोलेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, वो M20 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहाँ से ये देखा जा सकता है कि 95% जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो पास हो जाना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। 5% या 5 से कम परसेंट जो फेल होगा वो उसको एक्सेप्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बोला है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है किस में स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में होता है कि कंप्रेशन में होता है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में होता है। देखिए यहाँ दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है, कि शियर में स्ट्रॉन्ग होता है, कि बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए जो आप लोग पहले से जानते हो, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए तो जो हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम बनता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, हम मान लेते हैं कि स्टील है, ऊपर क्या रहता है, केवल कंक्रीट रहता है, और ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्योंकि बेंडिंग इस तरीके से होगा बेटा, बेंडिंग इस तरीके से होगा तो नीचे क्या आता है आपका, नीचे आता है टेंशन, ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कंप्रेसिव में स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है किसका किसका रेशियो होता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। FOS इक्वल टू होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है, नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है, नहीं। बियरिंग स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का, नहीं। यील्ड स्ट्रेस, हाँ ये सही है कि FY अपॉन
एफ वर्किंग, इसका रेशियो होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका रेशियो होता है कि यील्ड स्ट्रेस हो जाए अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाए तो उसको बोलेंगे कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील इज, कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यानी कि ES अगर EST अगर या ES बोल दूं मोर देन हो जाए कंक्रीट से EC, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देख लेंगे कि मोर इलास्टिक यानी कंक्रीट के विषय में, स्टील के विषय में पूछ रहा है कि स्टील क्या हुआ। देखिए जिसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगा वो मोर इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में कम दिया जाए, तो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? कौन ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है? तो आप जिसके पास ज़्यादा पैसा दिया गया है वो। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा इसमें? मोर इलास्टिक, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है कि स्टील मोर इलास्टिक हो जाएगा देन कंक्रीट, क्योंकि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील। स्टील का अल्फा पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है वो चीज़ पूछा है। तो बेटा हमने आप लोगों को पहले भी बता चुका है, पहले लेक्चर जब लिया था उसमें भी बताया हुआ था, अल्फा ST इक्वल टू होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, पर डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए? स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए बताया था मैंने 11.92 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और बोला था इसीलिए दोनों को यूज किया जाता है क्योंकि दोनों नियर अबाउट सेम होता है आंसर, नियर अबाउट सेम वैल्यू होता है। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्ड में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बॉन्ड जितना रहता है उतना ही रह जाता है, चेंजेस कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए कौन सा सही है। देखिए 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्लोज टू द कंक्रीट, ये सही है। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन इज, इक्विवेलेंट एरिया पूछा हुआ है। तो बेटा एक चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है डेरिवेशन करा के कि जो सिग्मा ST होता है वो कितना होता है? M टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC होता है। इसी के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एरिया कितना होगा, या फिर एक डेरिवेशन अलग था, पढ़ाएंगे फिर से तो इक्विवेलेंट एरिया बता देंगे आप लोगों को। ये होता है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस M टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस M टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील। M क्या है? यहाँ पे मॉडुलर रेशियो है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेंगे कौन सा सही है आपका। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव कवर पूछा हुआ बेटा, इफेक्टिव कवर क्या होता है पहले उसको बता देते हैं फिर समझेंगे। इफेक्टिव कवर को समझते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा पास ये सेक्शन हुआ, ये हमारा बाहर लग गया। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ इसकी D मान लिया मैंने कि ओवरऑल डेप्थ कितना है? D है। और इसके सेंटर से टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस को D बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। और बार के सेंटर से बॉटम लेयर ऑफ सेक्शन तक की डिस्टेंस बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर, सॉरी इफेक्टिव कवर। ठीक, बार के सेंटर से बॉटम ऑफ द बीम के सेक्शन, जो बॉटम ऑफ द सेक्शन होगा वहां तक के डिस्टेंस को बोल देंगे इफेक्टिव कवर। और ये जो बार लगा हुआ है, बार के एज से यानी बॉटम लेयर ऑफ बार टू बॉटम लेयर ऑफ सेक्शन तक की डिस्टेंस बोलते हैं क्लियर कवर। तो इफेक्टिव कवर का अगर फार्मूला लिखना चाहे तो क्या हो सकता है? इफेक्टिव कवर ही पूछा हुआ है, तो इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाता है क्लियर कवर प्लस, देखिए क्लियर कवर कहाँ है? बार के बॉटम लेयर से सेक्शन के बॉटम लेयर तक की डिस्टेंस को क्लियर कवर बोल रहे हैं। और इफेक्टिव कवर क्या होता है? इफेक्टिव कवर होता है जो बार लगा हुआ है उसको सेंटर से लेकर के बॉटम लेयर तक का डिस्टेंस। तो अभी हमें यहाँ क्या चाहिए? इस बार का हाफ कर दूं, हो जाएगा, प्लस कर दूं इसमें, तो यही होगा फाई ऑफ मेन बार अपॉन 2। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्लियर कवर
क्लियर कवर प्लस 0.5 ऑफ 5 मतलब डाया बार, ठीक है, 5 मतलब डाया बार। यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे क्या होगा। देखिए पहला दिया है टोटल डेप्थ -1.5, ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया है टोटल डेप्थ -1.5 डाया बार, दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। ये हो गया क्लियर कवर प्लस बार डायमीटर, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर कवर प्लस 0.5 ऑफ डाया बार, ये ऑप्शन सही है, यानी यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है कि इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एन क्या हो गया आपका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, लीवर आर्म पूछा हुआ है, सिंगली रेनफोर्स बीम में लीवर आर्म कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन जो बनता है हमारा, ये सेक्शन बना और यहाँ पे स्टील लग गया, न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया, इसका स्ट्रेस डायग्राम बना देते हैं। ये स्ट्रेस डायग्राम होता है और ये बार से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को डी बोलते हैं, और ये अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस हुआ, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की दूरी को एक्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट किया एन बोला है तो एन बोल देते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एन से रिप्रेजेंट कर रहा है तो एन बोलते हैं, ठीक है। पूछा हमें कि लीवर आर्म क्या होता है, तो सबसे पहला आपको ये जानना पड़ेगा लीवर आर्म होता क्या है। बेटा जब बीम के सेक्शन की बात करें तो लीवर आर्म जो होता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लीवर आर्म। तो ये देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC होता है, यहाँ पे सिग्मा ST होता है। तो जो इनके बीच जो एवरेज जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगेगा उसके सेंटर पे लगेगा, यानी यहाँ बोलते हैं इसको C। ये C से इसको बोलते हैं T, तो इस T तक के बीच की दूरी, यानी ये चीज़ जो होता है वो होता है हमारा लीवर आर्म, इसको बोलते हैं कि ये लीवर आर्म है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ऊपर वाला केवल देखें, ऊपर वाला पार्ट देखें कंप्रेशन जोन वाला, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसकी डिस्टेंस x हो गई, या फिर जिसको बोलते हैं n बोल रहा है तो n मान लेते हैं, इसको n बोलते हैं। और इसका CG ट्रायंगल के CG पर फोर्स लग रहा है, एवरेज जो वैल्यू होगा CG पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा। तो ये CG से टॉप तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा n/3, होगा कि नहीं n/3, यानी कि इसके ऊपर जो वैल्यू ये वाला रिमेनिंग है ये कितना होगा n/3। तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, तो लीवर आर्म इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, यानी टोटल डेप्थ कितना है d है, इसमें से n/3 को माइनस कर दे तो लीवर आर्म आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा कि d - n/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया होगा रिवाइज करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है कि इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ RCC सेक्शन कौन सा होता है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है जिसमें इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील हो जाता है। देखिए एक स्टील परसेंटेज निकालते हैं आप लोग, AST/B/D करके × 100 कर देते हो। एक तो ये हो गया, एक होता है इकोनॉमिकल सेक्शन, यानी कि जब XA = NA के हो जाता है, XC = NA XA हो जाता है, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस = क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वहाँ से निकालते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बेटा, वो खैर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सब में यहाँ पे रहेगा बाई करके है। तो इसमें जो आता है इकोनॉमिकल सेक्शन परसेंटेज ऑफ स्टील जो होगा P इकोनॉमिकल, वो हो जाएगा 50x² m × d - x। ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सही है कौन सा है, ए है, ये ऑप्शन सही है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको करना पड़ता है कि x = xc से, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स बीम सेक्शन। जो अंडर रेनफोर्स बीम होता है उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट रखते हैं। खैर रखने के लिए तो कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड दोनों साइड से हम निकाल सकते हैं, बस वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए अंडर रेनफोर्स बीम बोला है, तो अंडर रेनफोर्स के केस में क्या होता है, जो XC होता है, XC शुड बी ग्रेटर देन X
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो लेस देन होगा किससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के केस में, ठीक, जब अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से देखा जाए तब। और इस केस में क्या होता है, जब कभी आपका देखिए अंडर रेनफोर्स, मतलब कि रेनफोर्स जो प्रोवाइड किया गया है उसमें थोड़ी कमी है थोड़ी कमी हो गई, मतलब अगर कम हो गया कोई वैल्यू तो फेल किस में करेगा, जो कम हुआ उसी में तो फेल होएगा ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारा फेल होगा किस में होगा, स्टील में फेल होगा। अब पहले भी आपको पता है या फिर मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जिस सेक्शन में फेल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो एक ही बार में एक ही फार्मूला यूज करना होता है, निकल जाएगा। अगर वही चीज़ मैं उल्टा करूँ कि अपोजिट साइड से निकालने की कोशिश करूँ तो हमें दो फार्मूले की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ऐसे तो पूछा नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर सही करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ फेल किस में होगा, स्टील में फेल होएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, किधर से निकालेंगे, MRT वाला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। तो MRT इक्वल टू क्या हो जाता है, MRT इक्वल टू हो जाता है बेटा सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस x/3। ये क्या है आपका लीवर आर्म हो गया। इसमें से ऑप्शन मैच करा लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन सही है, N जो है आपका वही है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है इन डिजाइन ऑफ ऑप्शन, अच्छा ठीक, इन द डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स से को बोल रहा है ग्रेटर देन एक्सी हो जाए, द सेक्शन इज, तो अगर एक्स से ग्रेटर देन हो जाए एक्सी से तो सेक्शन को क्या बोलेंगे, ये चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो इससे पहले मैंने बताया कि अगर लेस देन हो जाएगा तो अंडर रेनफोर्स, ग्रेटर देन हो, देखिए अगर एक्स ए इक्वल टू एक्स सी बैलेंस सेक्शन हो जाता है, बैलेंस सेक्शन, एक्स सी लेस देन एक्स ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन यूआरएस, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी कौन सा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन ORS। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल वाले से, यानी ये वाला आप कंडीशन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, जो स्टील हम यूज करते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी एक था, उसमें मैंने इसको डिस्कस कर लिया था कि एक तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है, किसकी वजह से, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। दूसरी बात कि इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट का और स्टील का दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा सही है। दिया है कि इट्स हाई स्ट्रेंथ, चलो ये तो सही है, अच्छी बात है। इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, हाँ ये ऑप्शन सही है कि हाई स्ट्रेंथ होता है, अच्छी बात है। इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, ठीक है, गैस और वाटर टाइट होता है कि इसमें से लीकेज नहीं होता है कोई। और इट्स लॉन्ग सर्विसेबल, यानी कि इसकी लाइफ जो होता है, एज जो होता है ज़्यादा होती है। तीनों ऑप्शन सही है। चौथा देखते हैं कि ऑल अबव ऑप्शन, मतलब कि सभी इनमें से सभी सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है कि इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनफोर्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन इज विच स्टील रीच लोड वाटर लोअर देन द लोड विच, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं कि रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन इन विच द स्टील रीच इल्ड स्ट्रेंथ लोड लोअर देन द, हाँ इल्ड स्ट्रेंथ पे अगर जल्दी पहुंच जाता है, स्टील पूछा है, स्टील पहुंच रहा है, स्टील अपने यील्डिंग पे जल्दी पहुंच जा रहा है, यानी फेल हो रहा है जल्दी। अगर स्टील जल्दी फेल होगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन होगा, स्टील में फेलियर हो रहा है। स्टील किस कंडीशन में फेलियर होता है, अंडर रेनफोर्स के केस में स्टील फेल होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, अंडर रेनफोर्स वाला, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील, देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि WSM है कि LSM है, तो दोनों के केस में मैं लिख दूं, अगर LSM की बात करूं इधर कंक्रीट लिख दूं, इधर स्टील लिख दूं,
कंक्रीट में कितना होता है एलएसएम के केस में 1.5, स्टील के केस में कितना होता है 1.15। डब्ल्यूएसएम की बात करें, बेंडिंग के लिए बात करें 3 होता है, इसका 1.78 होता है, 1.78 होता है। अब दोनों के कंडीशन में देखा जाए तो कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, कंक्रीट की तुलना में कंक्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ कंक्रीट के कंपेरिजन में, तो क्या है लेस देन है कि नहीं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील, मॉडुलर रेशियो एम, स्टील रेशियो इज आर, अच्छा ठीक है, मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया है, एम दे दिया, चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। स्टील रेशियो आर एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज डी, द डेप्थ ऑफ बीम, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए स्टील रेशियो दिया है, इसका मतलब कि सिग्मा एस टी अपान सिग्मा सी बी सी का वैल्यू दिया है आर, ठीक है, सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी का वैल्यू दिया है आर, और एम और डी में तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है। आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू हो जाता है बेटा एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, यही होता है। अब पूछा क्या है कि रेशियो पूछ दिया है कि इनका रेशियो अगर इतना हो तो कितना होगा, यानी कि अब इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दें जरा, सिग्मा एस टी अपान सिग्मा सी बी। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये नीचे वाले में देखिए, ऊपर वाले में तो रहने देते हैं कि एम सिग्मा सी बी सी ही होगा, इंटू डी कर देते हैं, नीचे से सिग्मा सी बी सी कॉमन ले लें, बचेगा क्या यहाँ पे एम बचेगा प्लस सिग्मा एस टी अपान सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी से सिग्मा सी बी सी कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू हमारे क्या हुई, एक्स इक्वल टू हो गया हमारा एम इंटू डी अपान एम प्लस सिग्मा एस टी अपान सिग्मा सी बी सी, इसका वैल्यू कितना है आर। इस तरीके से ऑप्शन देख ले कौन सा सही है, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन नीचे किया है वो थोड़ा गड़बड़ है, इसे ऐसे रूट में कर देना था, अब सही है ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन कंक्रीट फुल्ली, अंडर रेनफोर्स सेक्शन यानी कि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स से हो गया, और इसमें क्या होता है कंक्रीट आपका नहीं फेल होता है, स्टील फेल होता है। स्टील फेल होता है मतलब स्टील जो सिग्मा एस टी है वो अपने परमिसिबल स्टेज पे पहुंच जाता है, किससे पहले, कंक्रीट से पहले। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, स्टील इज फुल्ली स्ट्रेट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, मिनिमम कितना होता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया, वो चीज़ पूछा हुआ है बीम के केस में, तो इसमें ये ऑप्शन सही होता है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको दिया रहता है क्वेश्चन, 0.85 होता है। मैक्सिमम कितना होता है 4% ऑफ बी डी होता है, मैक्सिमम 4% ऑफ बी डी होता है, मिनिमम इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एडॉप्टेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ, हाँ स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है, तो डब्ल्यूएसएम के केस में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना होगा 1.78, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है द स्लोप ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, यही स्लोप जो बनता है इसको क्या बोलता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो जो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन क्या होता है, स्लोप बनने का मतलब क्या, स्ट्रेस अपान स्ट्रेस, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर आप जानते हो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये लिमिट हटाते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो जाता है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेजिडुअल स्ट्रेस इज 40 kg, ठीक है, और देखिए इसका मतलब आपको यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी एफ वाई दे दिया है इतना, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग जो वैल्यू दिया है वो दिया है 20, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है एफ ओ एस इक्वल टू, आपको पता है एफ वाई अपन एफ डब्ल्यू होता है, यानी 40/20 इक्वल टू 2, ऑप्शन कौन सा सही है देख लेंगे, ए ऑप्शन सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल टेंशन
डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन अ बीम एज, जो डायगोनल टेंशन है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो बीम है कोई, अगर इसमें क्रैकिंग आ रही है, क्रैकिंग आ रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या क्या हम व्यवस्था करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, वो चीज़ देखना है कि क्या क्या होता है। देखिए एक तो यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं, एक बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं जिससे डायगोनल जो उसमें क्रैकिंग होने वाला वो रुक जाता है। दूसरा क्या करते हैं, स्टीरस प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। हाँ ये सही है, बी ऑप्शन, कि बेंट अप बार और वर्टिकल स्टीरस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो कैसे इंक्रीज करता है। ऑप्शन दिया है क्वालिटी ऑफ स्टील से, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, या फिर दिया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या फिर दिया है द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है वो, जो आपके स्टील जो आप कोड पढ़ोगे IS 456, उसमें दिया रहता है कि एक साइड में ग्रेड रहता है, नीचे टाउ BD होता है। BD मतलब कि वही बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे M15 के लिए 1.4 समथिंग ऐसे ही होता है, 1.2, M20 के लिए होता है 1.4। इस तरीके से वैल्यू, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे टाउ BD का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो। यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, लैप लेंथ कितना, किससे कम नहीं होना चाहिए, 24.5 से कम नहीं होना। 5 क्या आपका मेन बार है, मेन बार का डायमीटर, जो 5 हो गया आपका डाया ऑफ मेन बार है। मेन बार्स का डाया है, 24 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCC beam likely to fail in bond, the bond strength can be increased mostly economically by, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ पूछा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, टाउ BD इक्वल टू क्या होता है ये चीज़ पता होना चाहिए, होता है V/N/π/J × D, ये होता है फार्मूला हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का। V क्या आपका शियर फोर्स, ये क्या आपका शियर फोर्स है, ये आपका शियर फोर्स हो गया। N क्या हुआ, नंबर ऑफ बार हो गया। फाई क्या है, वो तो फैक्टर हो गए, और आपका यहाँ पे फाई क्या होगा, डाया ऑफ बार होगा। तो देखिए अगर डाया ऑफ बार को मैं डिक्रीज करूँ, जो बार का डाया है डिक्रीज करूँ, तो टाउ BD को वैल्यू इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि टाउ BD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ बार, यानी D से अगर रिप्रेजेंट करूँ या फिर फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, कि अगर बार का डाया कम करूँगा तो हमारा टाउ BD की वैल्यू इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ बार यहाँ N है, यानी नंबर ऑफ बार को अगर इंक्रीज कर दूँ और कम डाया का बार यूज करें तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन देख लेंगे। हाँ ये वाला ऑप्शन देखिए, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर नंबर ऑफ बार, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ D इज द डायमीटर ऑफ टेंसाइल स्टील, D इज द डाया ऑफ स्टील बार डाया हुक्स। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि हुक्स जो प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम कितना प्रोवाइड करना चाहिए अगर स्टील का डाया D है तब। तो देखिए जो हुक प्रोवाइड करते हैं या तो स्ट्रेट रहता है, या तो 135 डिग्री पे बेंट होता है, या फिर 90 डिग्री पे बेंट होता है, या फिर 45 डिग्री पे बेंट होता है। ठीक है, ये तो 45 यानी सबसे मिनिमम कितना बेंड करते हैं, 45 हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो 45 के लिए जो होता है वो होता है ये 4 टाइम्स ऑफ डाया बार, यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ डाया बार। 45 के लिए 4D होता है, 4/5 होता है, 4/5 होता है। 90 के लिए होता है 8/5 हो जाता है। 135 के लिए हो जाता है 12/5 हो जाता है। स्ट्रेट हो जाता है तब हो जाता है कितना, 16/5। यानी मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे 16/5, मिनिमम कितना प्रोवाइड करेंगे 4/5। तो यहाँ पर मिनिमम वाला ही पूछा हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, जो स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, दूसरा होता है कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है उनको ऐड किया जा रहा है, यानी कि इसके बीच में क्या आसंजन बल लग रहा है, यानी कि एडहेसिव प्रॉपर्टी लग रही है। ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ चलिए, यहाँ पर दिया है फ्रिक्शन
सही है, फ्रिक्शन भी की वजह से ही मजबूती उनके बीच में होती है, बॉन्ड अच्छी होती है। दूसरा एडहेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ फ्रिक्शन, हाँ ये ऑप्शन सही है आपका सी वाला कि बोथ सही है, ए और बी दोनों सही है इनमें से। यानी बॉन्ड और फ्रिक्शन जो आपका एडहेशन प्रॉपर्टी हुआ और फ्रिक्शन दोनों की वजह से इसमें स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, इतना खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन थे। आप लोग बने रहे यहाँ पे। नेक्स्ट जब टेस्ट सीरीज होगा सर, संडे में टेस्ट होगा, उसका भी सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अभी प्रीवियस जो पेपर मैंने सॉल्व कराया वहाँ से कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख रहा होगा वीडियो पर। ठीक है, ओवर करते हैं। थैंक यू।